सुबह का समय है। रसोई में राधा और करिश्मा दोनों खाना बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। राधा सादा दाल चावल बना रही है, जबकि करिश्मा शाही पनीर की तैयारियों में लगी हुई है। हे भगवान, आज भी मुझे लगता है कि मैं करिश्मा भाभी के सामने कुछ भी नहीं हूँ। वो हमेशा इतने अच्छे व्यंजन बनाती हैं। अरे राधा, आज भी वही घिसा पिटा दाल चावल बना रही हो। वाह क्या बात है, मैं तो शाही पनीर बना रही हूँ। करिश्मा अपनी महंगी साड़ी को संभालते हुए रसोई में काम कर रही है, जबकि राधा अपनी सादी साड़ी में चुपचाप अपना काम कर रही है। भाभी जी, मैं तो बस वही बनाती हूँ जो मुझे आते हैं। मेरी मायके में हमेशा सादा खाना ही बनता था। तौबा तौबा, इसलिए तो कहते हैं जैसा घर वैसी बहू। अरे यार, थोड़ा सीखने की कोशिश तो करो। तभी सुमित्रा देवी रसोई में आती है और दोनों बहुओं को देखकर चिंतित हो जाती हैं। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? सुबह सुबह फिर तुम दोनों की बहस शुरू हो गई। नहीं माँ जी, मैं तो बस राधा को कुछ नए व्यंजन बनाना सिखा रही थी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अपना काम कर रही हूँ। बस भी करो दोनों, आज घर में बड़ा फंक्शन है। मेरे भाई साहब और उनका पूरा परिवार आ रहा है। कुल मिलाकर 15 से 20 लोग आएंगे। दोनों बहुएं ये सुनकर चौंक जाती हैं। करिश्मा के चेहरे पर आत्मविश्वास दिखता है, जबकि राधा परेशान लग रही है। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ माँ जी। मैं आज मलाई कोफ्ता, शाही पनीर और स्पेशल बिरयानी बनाऊंगी। सबको पता चल जाएगा कि घर में कैसी बहू आई है। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मुझे तो बस सादा ही खाना आता है। देखो बेटियों, आज का दिन बहुत खास है। तुम दोनों मिलकर खाना बनाओगी। करिश्मा, तुम अपने स्पेशल व्यंजन बनाओ और राधा तुम भी कुछ न कुछ बनाओ। दोनों बहुएं दिन भर खाना बनाने में बिजी रहती हैं। करिश्मा महंगे मसालों और सामग्री का इस्तेमाल करके अपने व्यंजन बनाती है, जबकि राधा सादे मगर प्यार से अपनी दाल को तैयार करती है। वाह वाह, क्या स्वाद है मेरे हाथों में। मेरे हाथों में तो जादू है जादू। आज सब मेरी तारीफ में पागल ही हो जाएंगे। भगवान करे सब ठीक हो। मैंने बस ये सब प्यार से बनाया है। शाम को मेहमान आने लगते हैं। रामेश्वर और दोनों बेटे प्रकाश विकास सबका स्वागत करते हैं। अरे आइए आइए आइए, आप सभी का स्वागत है। हमारी बहुओं ने खूब तैयारी की है। हाँ हाँ चाचा जी, आपकी बहुओं ने ना बहुत तैयारी की है। ये जो अच्छा अच्छा खाना देख रहे हो ना, ये मेरी पत्नी ने बनाई है, और वो जो दाल है ना, वो राधा ने बनाई है। आइए सब लोग, मैंने आज स्पेशल शाही पनीर, मलाई कोफ्ता और बिरयानी बनाई है। पूरे 3 घंटे लगे हैं बनाने में। अरे वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे होटल का खाना हो। सभी मेहमान पहले करिश्मा के व्यंजन को चखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। राधा की दाल की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता। करिश्मा बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना। हाँ, हमारी बड़ी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। हे भगवान, मेरी दाल की तरफ तो किसी ने भी नहीं देखा। अब मैं क्या करूं? तभी सबसे छोटा मेहमान, जो 8 साल का बच्चा था। अरे गंदे मुंह वाले अंकल, ये कटोरी पास करना मेरे को। अरे गंदा मुंह होगा तेरा। दाल पास करनी है ना, कर देता हूँ पास, लेकिन अगली बार ये गंदी मुंह वाली बात मत बोलियो। मैं बहुत हैंडसम हूँ। वो राधा की दाल का कटोरा देखकर उसे चखता है। अरे बाप रे बाप, ये दाल तो बहुत टेस्टी है। मम्मी मम्मी, ये जो है ना, ये बहुत टेस्टी है। मम्मी, ये दाल बहुत टेस्टी है। बेटा, ये तो सादी दाल है। तुम्हें ये शाही पनीर अच्छा नहीं लगा? नहीं मम्मी नहीं, मुझे यही दाल चाहिए। अगर मुझे ये दाल नहीं दी ना, तो मैं पूरी दाल इस गंदे मुंह वाले अंकल के मुंह पे फेंक दूंगा। अरे बड़ा बदतमीज बच्चा है आपका, मेरे मुंह पे डालने की कह रहा है। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात। अंकल है ना, वो आपसे बड़े हैं। बच्चे की बात सुनकर कुछ और मेहमान भी राधा की दाल चखते हैं। जरा मैं भी चख कर देखूं, आखिर कैसा है ये। अरे वाह वाह वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छा है। मसाला कौन सा डाला है इसमें? कोई खास मसाला नहीं, बस प्यार से बनाई है। अच्छा हुआ जो हमने भी चख ली, वरना इसका स्वाद तो पता ही नहीं चलता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना है। धीरे धीरे मेहमान भी राधा की दाल की तारीफ करने लगते हैं और करिश्मा का चेहरा उतरने लगता है। ये क्या हो रहा है? मैं इतने महंगे व्यंजन लाई थी, अब इस सादी दाल की तारीफ कर रहे हैं। वाह बेटी वाह, ये दाल खाकर मुझे अब मेरी मम्मी की याद आ गई। मेरी मम्मी भी ऐसा ही खाना बनाती थी। मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। सच में, इस दाल में कुछ अलग बात है। शाही पनीर अच्छा है, लेकिन ये दाल
दिल छू रही है। सुमित्रा देवी भी राधा की दाल चखती है और उनके चेहरे पर खुशी का भाव है। हे भगवान, राधा बेटी, ये दाल, ये तो मेरी सास जैसी बनाई है। तुमने ये कहाँ से सीखी? माँ जी, मेरी दादी माँ हमेशा कहती थी, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, दिल से दिल तक पहुँचने के लिए बनाना चाहिए। और खाने में सबसे जरूरी चीज होती है प्यार, ना कि मसाले। अचानक करिश्मा का गुस्सा फूट पड़ता है। माँ जी, हद होती है। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, नए व्यंजन सीखती हूँ, और ये लड़की बस दाल बनाकर सबकी वाहवाही लूट ले रही है। करिश्मा, ये क्या तरीका है बोलने का? भाभी जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो बस क्या? तुम हमेशा अपनी सादगी का ढोंग करके बाकी सबको अपने काबू में कर लेती हो। सभी मेहमान चुप हो जाते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। अरे क्या बात है, सब कुछ तो अच्छा जा रहा है। करिश्मा क्या कर रही हो तुम? मेहमान है सामने। अरे ये सब करने से पहले कुछ तो सोचती। तुम भी उसी का साथ दे रहे हो, सब मिलकर मुझे अकेला छोड़ रहे हो। सुमित्रा अचानक से खड़ी होकर दोनों बहुओं के सामने आती है। बस अब बहुत हो गया करिश्मा, तुम्हारे व्यंजन बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर माँ जी? लेकिन बेटी, शाही पनीर में स्वाद है, पर दाल में प्यार है। सुमित्रा की ये बात सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। करिश्मा, तुम्हारे व्यंजन देखने में सुंदर है, महंगे मसालों से बने हैं, लेकिन राधा की दाल में वो बात है जो मैंने अपनी सास से सीखी थी। माँ जी, राधा, तुम्हारी दाल में वही पुराना प्यार है जो हमारे खानदान की औरतें पीढ़ियों से अपने खाने में डालती आई हैं। सुमित्रा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। दोनों व्यंजन अलग अलग तरीके से बने हैं, इसीलिए अच्छे भी हैं। देखिए बहन जी, करिश्मा की कला में कोई कमी नहीं है। राधा के खाने में भी घरेलू प्यार है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। करिश्मा धीरे धीरे शांत होने लगती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत गुस्से में थी। नहीं भाभी जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आप वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। देखो बेटियों, घर में दो बहुएं हैं तो दो अलग अलग खुशबू आती हैं। करिश्मा, तुम्हारे व्यंजन त्योहार के लिए परफेक्ट हैं। जी माँ जी। और राधा, तुम्हारा खाना रोज खाने के लिए ठीक है। धीरे धीरे माहौल सामान्य होने लगता है। मेहमान फिर से खाना खाने लगते हैं। वाह, आज तो दोनों तरीके का स्वाद मिल गया, शाही पनीर और घरेलू दाल। मैं तो दोनों खाऊंगा। हाँ, ये पनीर भी और ये दाल भी। ए गंदे मुंह वाले अंकल, आपको नहीं दूंगा। बड़ा ही बदतमीज बच्चा है। और जब देखो तब मुझे पता नहीं उल्टा सीधा कहता है, गधा कहीं का। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात। अंकल है ना वो, आपसे बड़े हैं। खाना खत्म होने के बाद सभी मेहमान दोनों बहुओं की तारीफ करते हुए जाते हैं। सुमित्रा जी, आपकी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, एक कला में, दूसरी कलेजा में। हाँ हाँ, दोनों अपनी अपनी जगह एकदम ठीक हैं। मेहमान जाने के बाद परिवार बैठक में इकट्ठा होता है। देखो, ये घर एक बाग की तरह है, अलग अलग फूल होते हैं और अलग अलग खुशबू होती है। राधा, मुझे माफ करना, मैं बहुत गुस्से में थी। कोई बात नहीं भाभी जी, हम दोनों मिलकर इस घर को और भी सुंदर बनाएंगे। अंत में सभी लोग खुश होकर साथ बैठते हैं। करिश्मा और राधा दोनों समझ जाती हैं कि घर में दोनों की अपनी अपनी जगह है। भगवान करे तुम दोनों हमेशा इसी तरह मिलकर घर की खुशी बनाए रखो। राधा, कल से हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। तुम मुझे अपनी दाल बनाना सिखा देना। हाँ भाभी जी, और आप मुझे शाही पनीर सिखाइएगा। वाह, अब तो घर की खुशियाँ दुगनी हो गई। और इस तरह दोनों बहुओं के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और वो समझ जाती है कि प्रेम और सम्मान से ही घर की खुशी है। अंत में सब एक साथ मिलकर खुशी से रहने का फैसला करते हैं। रुचि एक सिंपल सी लड़की थी। उसे बहुत ज्यादा मेकअप, भारी भरकम गहने पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास माधुरी बहुत ही फैशन वाली थी। अपने फैशन के चलते वो अपनी उम्र को भी नहीं देखती थी। एक दिन वो स्लीवलेस कुर्ता और पैंट पहनकर हाई मेकअप करके अपनी सास गायत्री के पास आती है। अम्मा जी, आज आप बहुत जल्दी उठ गई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू बता, लेकिन तुझे क्या हुआ है? कोई बीमारी लग गई है क्या तुझे? हाय अम्मा जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बीमारी लगे मेरे दुश्मन को, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तू बिल्कुल ठीक है तो फिर इस उम्र में
तू फैशन की दुकान बन के क्यों घूम रही है सबके सामने? अम्मा जी, कहाँ मैंने फैशन मारा है। मैंने तो बस अपने पसंद के कपड़े पहने हैं और थोड़ा सा मेकअप किया है। देखिए ना कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। तू अच्छी नहीं लग रही है, बल्कि कार्टून लग रही है, कार्टून एकदम से। अब तेरे बेटे की शादी हो गई है, तू सास बन गई है, सास, और मैं दादी सास। इसलिए अब अपना फैशन छोड़ और थोड़ा काम कर ले। अम्मा जी, सास? मैं आपको सास लगती हूँ? सास बनने वाले लक्षण नहीं है मुझ में। सास, माँ जी, मम्मी जी, ओह माय गॉड, इट्स सो एम्बैरेसिंग। अब बहू तुझे अंग्रेजी में जो खिटपिट करनी है ना, कर ले, लेकिन उससे सच नहीं बदलेगा। इसलिए अपनी हरकतों में बदलाव ला और अपने फैशन को थोड़ा कम कर। माँ जी, आपको जो कहना है आप कहिए, लेकिन मेरे फैशन के बारे में कुछ मत बोलिए। क्यों ना बोलूं बहू, सच थोड़ी ना किसी से छुपता है। आज मैं बोल रही हूँ, कल पूरा मोहल्ला बोलेगा। माँ जी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप बस ध्यान मत दीजिए इन बातों पर। मैं किसी के आने पर अपने तौर तरीके क्यों बदलूं? माधुरी और उसकी सास गायत्री आपस में बातें कर रही होती है कि तभी माधुरी की बहू रुचि सिंपल साड़ी और हल्के मेकअप में वहां आती है, जिसे देखकर गायत्री बोलती है, बहू कुछ सीख अपनी बहू से। अभी नई नई शादी हुई है, फिर भी कितनी सिंपल बनकर आई है और कितनी प्यारी लग रही है, क्योंकि उसकी कुदरती सुंदरता दिखाई दे रही है। और एक तू है। अम्मा जी, अब फिर से शुरू हो गई। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे मेकअप करना पसंद है और स्टाइल में रहना क्या कुछ बुरी बात है? नहीं माँ जी, कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन आप इतनी सुबह सुबह जा कहाँ रही हैं? बहू, मैंने कब कहा कि मैं कहीं जा रही हूँ? मैं तो घर में ही हूँ। माँ जी, आप घर में रह के इतना हाई फाई मेकअप कर रही हैं, मुझे तो लगा कि आप कहीं बाहर जा रही हैं। रुचि बहू, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो तू इस घर में नई नई आई है, इसलिए तुझे कुछ नहीं पता। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। मैं समझी नहीं दादी, आप बोलना क्या चाहती हैं? बहू, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तेरी सास फैशन की दुकान है। इस उम्र में एक टाइम के लिए उसका खाना छूट जाए, लेकिन फैशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जाने दीजिए ना दादी जी, सबकी अपनी पसंद होती है। अरे काहे की पसंद बहू, सभी को सारे काम अपनी उम्र के अनुसार ही करने चाहिए। अब अगर इस उम्र में ये जींस पहनकर घूमेगी तो बताओ कैसी लगेगी? अम्मा जी, आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। आप मेरी ही बहू के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। बताइए, क्या इज्जत रह जाएगी इसकी नजर में मेरी? इसमें मेरी क्या गलती है? अब जैसी इज्जत बनाएगी वैसी ही इज्जत तो बनेगी ना सबकी नजरों में तेरी। अपनी सास से अपनी बुराई सुनकर गायत्री को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते हैं। अपने फैशन के चलते आए दिन वो अपनी सास से सुनने के बाद भी माधुरी के फैशन में कोई कमी नहीं आती। एक दिन रुचि अपनी दादी का हाथ थामकर बाहर दवा दिलवाने के लिए ले जा रही होती है। तभी दरवाजे के बाहर पहुंचते ही उसकी नजर एक औरत पर जाती है, जो कि बाहर से बॉय कट और ब्लैक साड़ी, आंखों पर चश्मा लगाकर चली आ रही होती है। और जैसे ही वो घर में घुसने लगती है, गायत्री उसे रोक लेती है। बहन जी, कौन हो तुम और मेरे घर में ऐसे क्यों घुसी आ रही हो? अम्मा जी, आपको मैं बहन जी लगती हूँ क्या? आज ही मैंने अपना हेयर स्टाइल करवाया था और आपने मेरा लेवल ही गिरा दिया। मेरे सारे फैशन की बैंड ही बजा दी आपने तो। हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। मेरा बेटा अभी जिंदा है और तूने उसके रहते रहते अपने बाल कटवा लिए, काली साड़ी पहन ली। आग लगे तेरे इस फैशन को। बहू, तू अपनी सास को कुछ समझाती क्यों नहीं है?
जी अम्मा जी, आप शांत हो जाइए। आपकी तबीयत वैसे ही खराब है और खराब हो जाएगी। जब तक तेरी सास अपनी ये फैशन की दुकान बंद नहीं करेगी, मेरी तबीयत नहीं सुधरने वाली। अपने फैशन के चक्कर में पागल हो गई है एकदम से। अब तू ही बता, ये कौन सा फैशन है? औरतें बालों से ही सुंदर लगती हैं और ये पार्लर में जाकर लड़का बनकर आ गई है। अम्मा जी, मैं लड़का बनकर नहीं आई हूँ, बल्कि आजकल का तो ये फैशन ट्रेंडिंग में चल रहा है, बॉय कट वाला, वही करवाया है मैंने। तू अभी यहाँ से चली जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं कहाँ बैठी थी ये फैशन वाली बहू जो मेरे पल्ले पड़ गई। मैं तो बस भगवान का शुक्र मानती हूँ जो मेरे पोता बहू मेरी बहू की तरह नहीं निकले, वरना मेरा तो पूरा घर ही बिखर जाता। चल बहू, मुझे तू डॉक्टर के पास ले चल। इसे देखकर मेरी तबीयत और खराब हो गई है। रुचि चुपचाप अपनी दादी सास को लेकर डॉक्टर के यहाँ चली जाती है और माधुरी आराम से सोफे पर बैठी होती है। तभी उसकी पड़ोसन कमला की बेटी नेहा उसके पास आती है। आंटी, आपका फैशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या आप छोटी सी मदद करेंगी मुझे? तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरे फैशन को समझा है और मेरी तारीफ करी है, इसीलिए बोलो तुम्हें मुझसे क्या काम है, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? आंटी, आपको तो पता है मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्स किया हुआ है। मैं चाहती हूँ आप मेरे बनाए हुए कपड़ों को पहनकर फोटो खिंचवाएं, वो भी एक मॉडल की तरह। नेहा, तू झूठ तो नहीं बोल रही है ना? मैं सच में मॉडल वाले कपड़े पहनूंगी। नहीं आंटी जी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में आपको एक मॉडल चुनती हूँ अपने लिए। ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पता कब आना है? आंटी, कल सुबह आप टाइम से आ जाना, मैं तब तक कपड़ों को और बेटर बना लूंगी। नेहा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और माधुरी अपने आप को मॉडर्न सोचकर बहुत खुश होती है। अगले दिन वो नेहा के घर जाती है और बोलती है, तेरी माँ कहाँ गई नेहा? वो होती तो और मजा आता, उसे भी तो पता चलता कि फैशन में रहना कितना जरूरी है। अगर वो मेरी तरह फैशन में रहती होती तो आज मेरी जगह वो होती। वो बात तो ठीक है, लेकिन माँ अभी मौसी के पास गई है, उनको वापस आने में समय लगेगा। जब तक आप कपड़े पहन कर देख लीजिए, मैं कपड़े लेकर आती हूँ आपके लिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करियो, वरना तू तो जानती है ना कि मेरी सास कैसी है। जी आंटी जी, मैं जानती हूँ, मैं बस 2 मिनट में आई। नेहा, ये कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे नहीं है? माना कि मैं बहुत फैशन वाली हूँ, लेकिन मैंने इतने छोटे कपड़े कभी नहीं पहने हैं। आंटी जी, आप इतना डरते क्यों हो? ये फोटो मेरे पास ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगी किसी के पास। तू सच बोल रही है ना बेटी? क्योंकि अगर ये फोटो बाहर गई तो मेरी सास मुझे मार डालेगी और सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कुछ नहीं होगा आंटी जी, आप पहनो तो सही। नेहा के कहने पर माधुरी वो कपड़े पहनकर फोटो खिंचवा लेती है। दिन बीतते हैं। जब कमला अपने घर लौट कर आती है तो उसकी नजर माधुरी के छोटे कपड़े पहने हुए फोटो पर जाती है, जिसे ले जाकर वो अपनी सास गायत्री को दिखा देती है, जिस पर गायत्री को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे सुनाने लगती है। तभी उनका बेटा यश वहाँ पर आ जाता है और अपनी दादी से बोलता है, दादी, आप हमेशा मेरी माँ को क्यों सुनाती रहती हो? अब क्या हो गया है? उनको फैशन में रहना अच्छा लगता है तो रहने दीजिए ना, हमें कोई परेशानी नहीं है, आप ना शांत रहिए। तू ज्यादा अपनी माँ का पल्लू मत पकड़। ये उम्र है तेरी माँ की, इस उम्र में फैशन करने की। ये हमारी सोसाइटी है, कोई फैशन दिखाने वाली जगह नहीं है जो ये फैशन करके घूमती रहे। एक बार के लिए ना, अगर ये कपड़े पहन के हमारे घर में घूमती तो चल जाता, लेकिन ये तो पूरे मोहल्ले में घूम रही है। माँ, सच सच बताइए, आप ये सब क्या है? आपको ऐसे कपड़े पहनना पसंद है? आप जानती है ना हमारी सोसाइटी कैसी है। बेटा, ये सच नहीं है। मैंने ये फोटो नेहा की ड्रेस कैसी बनी है ये देखने के लिए खिंचवाई थी। बाकी मैं इसे पहनकर कहीं बाहर नहीं गई थी। इतना मुझे भी पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सच सुनकर कमला का मुंह बंद हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। साथ ही गायत्री के पास भी माधुरी को सुनाने के लिए कुछ नहीं बचता और वो भी अपने कमरे में चली जाती है। माधुरी अगले दिन से फिर से अपने फैशन में रहने लगती है। सीता एक सुलझी और संस्कारी बेटी थी अपने माँ बाप की। सीता के पेरेंट्स ने मनोहर से
सीता की शादी कर दी थी। सीता जितनी सुलझी, शांत और संस्कारी थी, वहीं मनोहर उसके बिल्कुल विपरीत। ऐसे ही एक दिन सीता बाजार गई हुई थी और मनोहर घर आ चुका था। सीता को घर देर से आता देख मनोहर बोलता है, क्या बात है, कहाँ गई थी तुम? मुझे बताकर जाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर तुम अपने प्रेमी से मिलने गई थी? हाँ जी वो मैं बाजार गई थी और ज्यादा भीड़ होने की वजह से मुझे देर हो गई। अब दोबारा कभी नहीं होगा ऐसा, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, माफ कर दो तुम्हें? हाँ, बोलना कितना आसान होता है कि माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई है। अरे अरे मेरी जान, डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस मैं तुम्हें सजा दूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम ये गलती तुम दोबारा ना करो। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं सच में बाजार गई थी इसीलिए देर हो गई। अब मैं बाजार नहीं जाऊंगी बिना आपकी परमिशन के। गुड गुड, वेरी गुड। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा डरना। और डरो, डरो ना, और डरो। हमेशा ऐसे ही डरते रहा करो मुझसे, वरना तुम तो जानती हो ना कि मैं कैसा इंसान हूँ। चिंता मत करो, दर्द नहीं होगा, और हुआ भी तो मजा बहुत आएगा। तुम्हें नहीं, मुझे। तुमने जो गलती की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। छोड़ दो मुझे, अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, माफ कर दीजिए। शांत हो जाओ मेरी जान, शांत हो जाओ। अरे जो होना था सब हो चुका है। नेक्स्ट टाइम ये गलती ना दोबारा मत करना, क्योंकि अगर तुमने ये गलती दोबारा की ना तो तुम्हारा अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है, समझी तुम? लेकिन अभी के लिए बहुत हो चुका है, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मैंने दे दी। हाँ? मनोहर सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। बात उस समय की है जब मनोहर ने सीता के घर उसका शादी का प्रस्ताव दिया था। तब उस समय मनोहर सीता से कहता है, सीता जी देखिए, आप मुझे एक ही नजर में पसंद आ गई। आप अपना फैसला बताएं। इससे पहले ना मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। ऐसा भी क्या है मनोहर जी, मुझे नहीं लगता मुझ में कोई अच्छाई है या मैं इतनी खूबसूरत हूँ जो आप जैसे हैंडसम लड़का मेरे प्यार में गिर जाए। सीता जी, आज मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपकी और मेरी शादी हो गई ना तो मैं आपको बहुत 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 प्यार करूंगा और दुनिया की सारी खुशियाँ लाके ना आपको दूंगा, और आपको सारी दुनिया की नजरों से भी बचा के रखूंगा। आप मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है आप जैसे इतने अच्छे इंसान मुझसे शादी करना चाहते हैं। क्यों? अच्छे लोगों को शादी करने का हक नहीं होता है क्या? मेरा मतलब है कि हम जैसे लोग आप जैसी सुंदर लड़की को डिजर्व नहीं करते क्या? जी मैंने ऐसा तो नहीं कहा, सच बताऊं तो आप बहुत अच्छे हो। इस तरह मनोहर और सीता की पहली मुलाकात हुई और फिर उन दोनों की शादी हो गई। और अब वही मनोहर सीता के साथ ऐसे रावण जैसा बर्ताव करता है जिसे देखकर लोगों की रूह तक कांप उठती है। ऐसे ही एक दिन सीता अपनी सास कामनी से बात कर रही होती है। बहू, तू यहाँ खुश तो है ना? मुझे पता है ये सवाल बहुत बेतुकी सी है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब जब मनोहर तुझ पे इतना जुल्म करता है। मेरा दिल बैठ सा जाता है जब वो गुस्से में होता है। क्यों माँ जी, आपके साथ भी उन्होंने ऐसा सलूक किया है क्या कभी? अगर किया है तो आप क्यों सह रही थी? नहीं बहू, आज तक तो कभी नहीं किया, लेकिन सीधे मुंह भी बात नहीं किया उसने। जब भी वो बात करे तो सुन लेना किस तरह से बात करता है वो मुझसे। लेकिन माँ जी, इनका ये दोहरी रूप, एक पल में गुस्सा दूसरे पल में शांत कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आता है। इनके बर्ताव का पता नहीं कब क्या कर दे। सीता और उसकी सास कामनी बात कर ही रही होती हैं। वहाँ मनोहर आता है और सीता से कहता है, क्या बात है, सास और बहू में बहुत ही गहरी बातें हो रही है जो मुझ तक आ ही नहीं रही। क्यों सीता, मेरी बुराई कर रही हो क्या अपनी सास से? हाँ? जी नहीं, बस माँ जी से बातें कर रही थी। वो क्या बनाना है खाने में, बस इतना ही पूछ रही थी और कुछ नहीं। अच्छा, सीता सच कह रही है क्या बुढ़िया? हाँ? छोड़ो, तुमसे क्या पूछना, मेरे बाप को खा चुकी हो। चलो सीता, यहाँ से चलो, वरना ना ये बुढ़िया ना तुम्हें भी मार के खा जाएगी। इसकी आदत है लोगों को खाने की। लेकिन बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। तुम्हारी गलतफहमी है जिसके कारण तुम मुझसे दूर हो गए हो। चुप बुढ़िया, चुप। अब क्या अपने पति की तरह तू मुझे भी मार देगी? हाँ? मेरी बीवी से दूर रहकर, वरना कहीं तेरा गंदा साया इसके ऊपर पड़ गया तो मेरी सीधी साधी भोली भाली प्यारी सी पत्नी
अपनी जान से हाथ धो बैठेगी, इसलिए चुपचाप से ना मेरी पत्नी से दूर रहा कर। मनोहर अपनी बीवी पे आए दिन अत्याचार करता रहता था, जिससे सीता काफी डरी हुई और सहमी हुई रहती थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब मनोहर का अत्याचार सीता पर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन जब सीता मनोहर को चाय देती है। जी आपका शुगर फ्री चाय आपने मांगी थी ना, सॉरी वो थोड़ा सा लेट हो गई। जान, तुम इतना कांप क्यों रही हो? आओ मेरे पास बैठो, आओ। हाँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर नहीं जो तुम ऐसे डर रही हो। अच्छा बताओ, तुम्हें कोई परेशानी या दिक्कत है तो बताओ मुझे। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। शांत हो जाओ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। अरे कभी मुझसे प्यार से बात करो। तुम मेरी माँ की बातों में क्यों आ जाती हो? वो मुझे पसंद नहीं है तो तुम भी उनसे ना कम बात किया करो। अरे मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे बात भी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे डरती रहती हो। अरे इतना डरना भी ठीक नहीं है, बात करो, पति हूँ तुम्हारा, कोई गैर थोड़ी हो। सॉरी मनोहर जी, आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बाबा, माफ कर दिया तुम्हें। एक सेकेंड, अगर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा तो तुमने जो हरकतें की है, मेरी नींद खराब की है, उसका क्या? हाँ नहीं, तुम्हें मैं माफ कर दूं इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं। और तुम्हें सजा नहीं मिली तो तुम तो और ऐसी हरकतें करोगी जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी, और मैं तुम्हें और सजा दूंगा। इससे अच्छा ना छोटी छोटी सजाएं देकर मैं तुम्हें अपने कंट्रोल में रखूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे तुम कहीं दूर भी नहीं जाओगी मुझसे। नहीं ऐसा मत कीजिए प्लीज, मैं आपकी पत्नी हूँ मनोहर जी, आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। माँ जी से कभी बात नहीं करूंगी। अगर मुझसे ये गलती हो गई तो आप मुझे सजा दे देना। जॉन, आई एम सो सॉरी, लेकिन ना मैं अपने ना नियम बदल नहीं सकता, और मैं चाहकर भी ना तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी बेबी। मनोहर अपनी बीवी पे बहुत अत्याचार किया करता था। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब सीता अपनी सास से बात नहीं करती और ना कुछ ऐसा काम करती है जिससे मनोहर का गुस्सा आए। ऐसे ही एक दिन दूध वाला आता है और उससे कहता है, मालकिन दूध ले लीजिए, हमको देर हो रही है। मालकिन कहाँ हैं आप? अरे दूध ले जाइए। अरे भाभी जी, आप दूध लेने आई हो? क्या बात है, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अंदर किचन में बिजी रहती हूँ। अरे माँ जी कहाँ गई, दिख नहीं रही हैं? कहीं घूमने गई हैं क्या? अगर घूमने गई हैं तो आप ही दूध लेने आ जाओगी। सुबह सुबह आपके दर्शन होंगे, मन खुश हो जाएगा हमारा तो। बस कीजिए, मजाक बहुत हुआ, दूध दीजिए, आपके भैया के लिए चाय बनानी है। अगर वो उठ गए और चाय नहीं मिली तो बवाल हो जाएगा घर में। सीता दूध वाले से हंसकर बात कर रही होती है, तभी मनोहर भी वहाँ गुस्से में आ जाता है और दूध वाले से कहता है, क्यों रामू, आज तुझे लेट नहीं हो रहा क्या? हाँ, और भी जगह तुझे दूध देने जाना होगा ना। चल निकल यहाँ से, चल। और तुम जाके चाय लेके आओ मेरे लिए। जी मैं अभी लेकर आती हूँ, आप फ्रेश हो जाओ, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। जल्दी, मतलब जल्दी लेके आना, मुझे लेट होना ना पसंद नहीं है। और हाँ, चाय गर्म होनी चाहिए। मनोहर अपनी पत्नी को घूर कर देखता है और कुछ देर बाद मनोहर की माँ कामनी भी घर आ जाती है। सीता मनोहर को चाय देती है तो मनोहर उसके मुंह पे गरम गरम चाय फेंक देता है। सीता जोर से चीखने लगती है। तभी कामनी दौड़कर वहाँ आती है और अपने बेटे से कहती है, मनोहर, ये तेरी बीवी है, इससे तूने शादी की है, खरीद कर नहीं लाया है तूने इसे। भले तू मुझसे बिना बात के नफरत कर, लेकिन अपनी बीवी को प्यार दे। चुप कर बुढ़िया, वैसे तो तू मेरे बाप को खा चुकी है और अब क्या मुझे खाना चाहती है? हाँ, यही इरादा है ना तेरा? तू क्या चाहता था कि मैं भी उस कार एक्सीडेंट में मर जाती तेरे पिताजी के साथ? अगर मैं मर जाती ना तो आज ये ऐसो आराम की जिंदगी तूने जी रहा होता। हाँ, बस बहाना बना दो, मैं तो पागल हूँ ना जो तुम्हारी बात को मान लूंगा। मेरे पास खुद का दिमाग है जो मुझे ना हर एक चीज बताता है, तो मुझे ना तुम्हारी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? मनोहर की बात सुनकर कामनी वहाँ से चली जाती है और फिर हाथ में प्रसाद लिए आती है और कहती है, ये ले बेटा, प्रसाद खा ले, आज तेरा जन्मदिन है, मैंने पूजा रखवाई थी मंदिर में, उसी का प्रसाद है। प्रसाद? और वो भी मेरे लिए?
कहीं इसमें जहर मिला के तो नहीं लाई तू मुझे मारने के लिए? छी, कितनी घटिया सोच है तेरी। ये प्रसाद है, इसलिए तुझे खाने के लिए दे रही थी। तुझे नहीं खाना है मत खा, लेकिन ऐसी बातें तो मत कर। कामनी के ऐसा कहने पर मनोहर प्रसाद खा लेता है और कुछ देर बाद तैयार होकर नीचे आ जाता है। तभी उसकी सांस रुकने लगती है। तभी मनोहर कामनी को देखता है कि वो रुक गई है। तभी वह उससे कहता है, ये सही नहीं किया आपने। मैंने आपका भरोसा किया और आपने मुझ पर ही। चुप हो जा मनोहर, और मुझे माफ कर दे बेटा। सीता पर इतना जुल्म, बेचारी अपना मुंह तक किसी के सामने नहीं खोलती। मेरी सीता जैसी बहू की किस्मत में तुझ जैसा रावण पति लिखा था, जिसको मैंने उसकी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। अब मेरी बहू आजाद है। तुझ जैसे रावण से अब सीता को मुक्ति मिल गई।